नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आओ कहानी सुने पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ कहानी को पूरा सुनना या पढ़ना। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उस दिन कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी जब मैं लड़खड़ाती हुई पैरों से अपने घर में दाखिल हुई थी। मैं डॉक्टर के पास से होकर आ रही थी और डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेरे होश उड़ गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस दिल कर रहा था चीखें मार मार के रोऊं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मामी जल्दी से मेरे पास आई थी और घबराकर पूछा, क्या हुआ प्रीति, सब ठीक तो है ना? तो कुछ घबराई हुई क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने मामी का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया और मामी के कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। मामी बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए और कहा, ना बच्चे रो मत, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बता, आखिर हुआ क्या है? मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट मामी की तरफ बढ़ा दी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट छूटकर मामी के हाथों से नीचे गिर गई थी। एक शादीशुदा औरत के लिए यह जितनी खुशी की बात थी, कुंवारी लड़की के लिए उतनी ही शर्मनाक होती है। जी चाह रहा था कि ज़मीन फटी और मैं उसमें समा जाऊं। मामी ने मुझे झिझोड़ते हुए पूछा, प्रीति बता, किसने किया यह सब तेरे साथ? पेट में किसका बच्चा पल रहा है तेरी? मेरी हिचकियाँ बंद गई थी। मामी अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी और मैं बस रोई जा रही थी। जब रो रो कर थक गई तो मामी के पूछने पर बताया कि उस दिन मैं अपने दोस्त निशा के घर से वापस आ रही थी। रात तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गली में सन्नाटा था। इससे पहले कि मैं हमारी गली की तरफ मुड़ती, किसी ने मेरा मुंह दबाया और मुझे एक खाली प्लॉट में ले गया। वहाँ उस आदमी ने मेरे साथ सब कुछ कर दिया। मैंने बदनामी के डर से किसी को कुछ नहीं बताया। उस दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने यह रिपोर्ट मेरे हाथ में दे दी। एक बार मैं फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मामी मेरी बात गुमसुम सी बैठी सुन रही थी। मेरी बात सुनकर वह भी रोने लगी थी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, सब्र से काम ले मेरी बच्ची, जिसने तेरे साथ यह जुल्म किया है भगवान उसे उसकी सज़ा ज़रूर देंगे। उस रात मैं और मामी पूरी रात जागते रहे। रह रहकर मुझे चुप कराती। अगर मामी की जगह मेरी सगी माँ भी होती तो मुझे ही मुजरिम ठहरा देती कि ज़रूर तेरा इशारा पाकर ही उस लड़के ने तेरे साथ ये सब कुछ किया होगा। लेकिन मेरी मामी बहुत अच्छी थी। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और बाप ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। मेरी मामी ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला पोसा और बड़ा किया था। मेरी मामी मेरी इस हालत के पीछे खुद को कसूरवार ठहरा रही थी और रोकर कहने लगी, प्रीति, अगर उस दिन मैं तुझे निशा के साथ नहीं भेजती तो तेरे साथ यह सब कुछ होता ही नहीं। दरअसल उस दिन मेरे मामी के बेटे की मंगनी थी और मेरी सहेली निशा मंगनी में आई हुई थी। घर जाने के लिए निशा तैयार हुई तो वह अकेले जाते हुए डर रही थी। मैंने बहादुरी दिखाते हुए कहा कि मैं छोड़ आती हूँ। मामी ने भी मुझे मना नहीं किया और आराम से मुझे निशा के साथ भेज दिया। मैं रात के अंधेरे में ही निशा के साथ उसे उसके घर तक छोड़ने चली आई। उस समय मैं खुद को झांसी की रानी समझ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। इसलिए मेरी मामी खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। कहने लगी, अगर उस दिन मैं तुझे रोक लेती तो तेरे साथ यह कुछ नहीं होता। उस रात जब उस आदमी ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया तो मैं सुबह 4 बजे तक उसी प्लॉट में पड़ी रही थी। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि तभी एक औरत ने आकर मुझे कंधे से हिलाया था और कहा था, बेटी, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अपने घर जाओ, अंधेरा था। उस औरत को पहचान नहीं पाई। मैंने उस औरत से कहा कि मैं घर का रास्ता भटक गई हूँ। उस औरत ने कहा कि चलो मैं तुम्हें गाड़ी से तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। उस औरत का पति गाड़ी चला रहा था। वह दोनों पति पत्नी मुझे मेरे घर के दरवाजे पर छोड़कर चले गए थे। फंक्शन की वजह से घर में सब लोग सोए हुए थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। बदनामी के डर से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक बार ऐसा हो चुका था एक लड़की के साथ। यही सब कुछ उस लड़की ने चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था। वह लड़का तो भाग गया था, लेकिन पूरे मोहल्ले ने उस लड़की पर और उस लड़की के परिवार वालों पर थू थू की थी।
यही तो हमारे समाज की विडंबना है। जो मुजरिम है वह साफ साफ बच जाता है और मासूम लड़कियां कुछ ना करते हुए भी बदनाम हो जाती हैं। उस लड़की का परिवार भी बदनाम हो गया था। पूरे मोहल्ले वालों ने उस परिवार से रिश्ता नाता खत्म कर लिया था। एक रोज तंग आकर वह पूरा परिवार ही मोहल्ला छोड़कर रात के अंधेरे में कहीं चले गए थे। उसी बात को याद करते हुए मैंने अपनी बात किसी को नहीं बताई, बस अंदर ही अंदर दुख के घूंट पीती रही। मामी को भी कुछ नहीं बताया। मामी शादी की तैयारियों में बिजी थी और मैं अपनी बात बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं चुप चुप सी रहने लगी थी। मामी ने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मंगनी के एक हफ्ते बाद ही शादी थी। मामी शादी की तैयारियों में बिजी थी और फिर शादी भी हो गई। मेरी पूरी ज़िंदगी इसी उदासी में गुजर जाती अगर मेरी तबीयत खराब नहीं रहने लगती तो। कुछ दिन से मेरी तबीयत गिरी गिरी सी रहने लगी और कुछ खाने पीने का मन नहीं करता था। कमज़ोरी भी बहुत महसूस होती थी। फिर मामी ने कहा कि जाकर डॉक्टर से चेक करवाओ, कहीं कोई अंदरूनी बुखार ना हो। लेकिन मैं बात टालती रही और एक दिन मामी ने कहा चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं खुद ही डॉक्टर को दिखा दूंगी। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। भैया और भाभी हनीमून के लिए बाहर गए हुए थे। घर पर मैं और मामी ही थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने यह रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी थी, मैं तो मामी के सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। वह मेरी माँ तो नहीं थी, मुझे लग रहा था कि वो मेरी सगी माँ नहीं है। मुझे पता नहीं कितनी बातें सुनने को मिलेंगी, मुझे ही कसूरवार ठहराया जाएगा, लेकिन मेरी मामी ने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। उल्टा उन्होंने मेरी हिम्मत बनाई। मुझे खुद पर शर्म आने लगी कि कभी अपनी मामी को वह दर्जा नहीं दे पाई जो एक माँ का होता है। हालांकि मेरी मामी ने बचपन से ही मुझे माँ की मोहब्बत दी थी। मेरी मामी का एक ही बेटा था और उस बेटे के बाद वह कभी दोबारा माँ नहीं बनी। उन्होंने अपनी बेटी की कमी मुझसे पूरी की थी। मामी की लाख कहने के बाद भी मामी को माँ नहीं बल्कि मामी ही बुलाती थी, क्योंकि मेरे दिल में यह एहसास कहीं बैठा हुआ था कि वो मेरी माँ नहीं मामी है। आज मामी की तड़प अपने लिए देखी तो दिल भर आया। इतना तो मेरी माँ भी मेरा इस समय साथ नहीं देती। मैं मामी के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। आज मुझे मामी में मेरी माँ नज़र आ रही थी। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। मेरी मामी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मामा भी घर पर आ चुके थे, लेकिन मामी ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। एक दिन मामी ने मुझसे कहा चलो प्रीति हॉस्पिटल चलते हैं। मैं मामी के इरादे भांप चुकी थी, लेकिन मैंने उन्हें फ़ौरन मना कर दिया। मैंने कहा नहीं मामी, यह गुनाह नहीं करूँगी। भले ही उस आदमी ने मेरे साथ गुनाह किया, लेकिन इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर है? इस दुनिया में आने से पहले ही उसे मार नहीं सकती। इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है। यह मायने नहीं रखता कि उसे कैसे लाया गया और अब बच्चा मेरे शरीर का हिस्सा बन गया है। मेरी बात सुनकर मेरी मामी ने अपना सिर पीट लिया। प्रीति, यह कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है तेरा बच्चा नाजायज़ बच्चा कहलाएगा। लोग तुझे उसके बाप का नाम पूछेंगे तो क्या दुनिया वालों को जवाब दे पाएगी? तेरा बच्चा जब बड़ा होगा और लोग उस पर उंगली उठाएंगे, उससे उसके बाप का नाम पूछेंगे, और जब तेरा बच्चा तेरे सामने खड़ा होकर तुझसे अपने बाप के बारे में पूछेगा तो तू उसे क्या जवाब देगी? बड़ा होकर तेरा बच्चा ही तेरे करैक्टर पर उंगली उठाएगा तो तू उसे क्या मुंह दिखाएगी? मुझे कुछ नहीं पता मामी, लेकिन मैं इस मासूम को दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। मामी मुझे बेबसी से आवाज़ देती रह गई। अपने कमरे में आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते मेरी आंख लग गई। मामी की आवाज़ पर मेरी आंख खुली तो मुझे आवाज़ लगा रही थी, प्रीति जल्दी से उठो, तेरे लिए बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई थी जो मामी इतनी खुश हो रही थी। मामी बोली, प्रीति तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और यह रिश्ता मुझे लगता है भगवान की तरफ से भेजा गया है, क्योंकि तू अबॉर्शन करवाना नहीं चाहती तो दूसरा रास्ता इससे निपटने का यही है कि तू शादी कर ले। और देखो भगवान ऐसे मौके पर तेरे लिए रिश्ता भी दे दिया। रिश्ता मुझे बहुत पसंद है क्योंकि रिश्ता मेरी सहेली अपने बेटे के लिए लेकर आई है। मेरी सहेली बहुत अच्छी है, वह तुझे बहुत खुश रखेगी, बिल्कुल माँ का प्यार देगी। लड़का विदेश में रहता है और अच्छा कमाता है।
घर में सिर्फ बूढ़े माँ बाप हैं। उन्होंने तुझे किसी शादी पर देखा था और तुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर बैठे हैं। मैं हैरत से आंखें फाड़े मामी को देख रही थी। मैंने मामी से कहा, लेकिन मामी, यह तो गलत होगा। उन लोगों को धोखे में रखकर हम ये शादी नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर मामी ने मेरे सर पर एक और धमाका किया। कहने लगी कि मैं शांता को तुम्हारी सच्चाई बता चुकी हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो और यह सब तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती किया था। शांता को इस बात से कोई एतराज़ नहीं कि मेरी खातिर ही और मेरी इज्जत बचाने के लिए तुमसे अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार है। मैं हैरत से मामी की बातें सुन रही थी। आज के ज़माने में इतना भला कोई कैसे हो सकता है? मैंने मामी से कहा, मामी, मैं तसल्ली के लिए आपकी सहेली से मिलना चाहती हूँ और उनसे अपने मुंह से कहना चाहती हूँ कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। मामी ने मुझे दुख से देखा। प्रीति, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने कहा, नहीं मामी, मुझे विश्वास है, लेकिन मैं उस औरत से एक बार मिलना चाहती हूँ। मामी के कहने पर शांता आंटी एक बार फिर से हमारे घर आई थी। आते ही उन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार किया था और शगुन की अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी थी। जब मैंने अपने बारे में सच्चाई बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे सीने से लगा लिया और कहा, मुझे सब पता है, फिर भी मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। बस यह बात तुम मेरे बेटे से मत बताना। खैर, शादी के लिए मैं राज़ी हो गई और अगले हफ्ते ही मेरी शादी भी हो गई। इतने कम दिनों में भी मामी ने इतनी सारी तैयारियां कर रखी थी। ना जाने कितना दहेज वो मेरे बचपन से ही मेरे लिए जोड़ जोड़ कर रख रही थी। शादी में बिल्कुल भी मेहमान नहीं थे, क्योंकि जिनको भी कार्ड भेजे थे वह सब फ़ोन करके यही कह रहे थे, अभी तो तुम्हारे बेटे की शादी में आए थे, अब बच्चों को इतनी जल्दी छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी। अगर प्रीति की भी शादी जल्दी करनी थी तो दोनों को एक साथ ही निपटा देती, से कम बार बार छुट्टियां तो नहीं लेनी पड़ती। जिन पर मामी ने कहा था, कोई बात नहीं, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, अगली बार जब छुट्टी में आओगे तो सबको एक साथ कहीं अच्छी जगह दावत दे दूंगी। शादी करके मैं अपने ससुराल आ गई। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। मेरे घर में कदम रखते ही मेरी सास ने मेरे ऊपर पैसे न्यौछावर करके गरीबों में बांट दिए और खुशी खुशी अपने सारे रिश्तेदारों से मुझे मिलवा रही थी। हर किसी से कहती, देखो मेरी बहू चांद का टुकड़ा है। इतनी अच्छी सास पाकर मुझे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था, लेकिन मैं अपने पति से अभी तक नहीं मिली थी। रात होते ही मुझे अजीत के कमरे में पहुंचा दिया गया। अजीत जब कमरे में आए तो उनका रवैया भी मेरे साथ अच्छा ही था। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तो मुझे 4-5 दिन में ही अमेरिका वापस जाना है, लेकिन कुछ दिनों में मैं तुम्हें वहाँ बुला लूँगा। मुझे अजीत की बात से कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी, क्योंकि अजीत से दूर रहकर मैं अपने झूठ को संभाल सकती थी। मेरी मामी ने मुझे सब समझाकर भेजा था कि अपने किसी भी हरकत से यह जाहिर मत होने देना कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब तक मैंने यह सारी बात छुपा कर रखी है और मेरी सास ने भी मेरा बहुत साथ दिया था। उन्होंने भी मुझे समझाया था कि प्रीति, भूल कर भी ये जिक्र अपने मुंह पर मत लाना, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। और एक बात और, तुम अपने ससुर से पर्दा करना। मैं कोई पुराने ख्यालात की नहीं हूँ, नए ज़माने की फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ तुम अपने ससुर से पर्दा करो, और यह सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। अपनी सास की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा था, लेकिन मैं अपनी सास की बात को मान गई थी। 5वें दिन ही अजीत अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। अब मैं, मेरी सास और मेरे ससुर बचे थे। अजीत के जाते ही मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी और मेरा चेकअप करवाया, और मुझे ज़्यादा हैरत होती थी कि भला मेरी सास को एक नाजायज़ बच्चे से इतना लगाव क्यों है। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैं अपने ससुर से पर्दा करती थी। मेरी सास हर समय मुझे आराम करने के लिए कहती, समय समय पर मुझे दूध, कभी जूस तो कभी फ्रूट लाकर देती। घर में 2 काम वालियाँ भी थीं। मेरी सास मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। अजीत ने एक बार भी अमेरिका जाकर मुझे फ़ोन नहीं किया था। कभी कभी मैं ही उसे फ़ोन कर लेती और उसे शिकवा कर दी कि आप तो कभी फ़ोन ही नहीं करते, जिस पर अजीत कहते कि तुम हिंदुस्तानियों की यही प्रॉब्लम है, हमेशा मर्द के पल्ले से बंधी रहती हो। अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। यहाँ की ज़िंदगी बहुत बिजी ज़िंदगी है। अब मैं तुम्हें हर वक्त फ़ोन करने बैठ जाऊँ, फिर काम कौन करेगा। अजीत की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। अब मैं
अजीत से फ़ोन ना करने की शिकायत नहीं करती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में अब बोरियत होने लगी थी। एक बार मेरे घर में कोई नहीं था, ना मेरे ससुर ना मेरी सास। बाहर चाट वाले की आवाज़ आई तो मेरा मन चाट खाने का होने लगा। मैंने कमरे से झांक कर देखा तो मेरे ससुर घर पर नहीं थे, इसलिए मैंने पर्दा करना ज़रूरी नहीं समझा और बाहर जाकर आराम से बैठकर चाट खाने लगी। आज पहली बार खुले माहौल में यूं चाट खाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चाट खाकर मैं किचन में पानी पीने चली गई। पानी पीकर पलटी थी कि तभी सामने ससुर खड़े थे। ससुर को देखकर मैं एकदम हड़बड़ा गई। मैंने घूंघट नहीं किया था। मेरे ससुर हैरत से मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर दुख की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उनकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो। मैंने जल्दी से अपने चेहरे पर घूंघट कर लिया, जिस पर मेरे ससुर बोले, रहने दो, अब कोई फ़ायदा नहीं। जिस बात को तुम्हारी सास छुपाना चाहती थी वह मुझे सब कुछ पता चल गया। अब घूंघट का कोई फ़ायदा नहीं। हाथ घूम करते करते रुक गए थे। भला मेरी सास मेरे ससुर से क्या छुपा रही थी। मेरे ससुर अपने सीने पर हाथ रखे हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। इतनी देर में मेरी सास भी आ गई थी। मैंने जब अपनी सास को बताया कि पापा जी की तबीयत तो ठीक नहीं लग रही थी, वह घबराकर मेरे ससुर के कमरे में पहुंची। मैं भी पीछे पीछे गई। मेरे ससुर अपना सीना मसल रहे थे। जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। भगवान की कृपा कि पेशेंट अभी बच गया है, लेकिन कोशिश करें कि आगे से उन्हें कोई स्ट्रेस ना दें। मेरी सास बाहर पड़ी कुर्सियों पर बैठी आंसू बहा रही थी और मैं उन्हें पास बैठ गई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से पापा जी को अटैक आया है, क्योंकि आज घूंघट मेरे चेहरे से हट गया था और पापा जी ने मुझे देख लिया था। उसके बाद ही पापा जी की तबीयत खराब होने लगी थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने अपना मुंह हाथों से छुपा लिया था और भी ज़्यादा रोने लगी थी। नहीं प्रीति, तुम्हारे ससुर को तुम्हारी वजह से अटैक नहीं आया। तुम्हारे ससुर को तो अटैक अजीत की वजह से आया है। उनकी हालत का जिम्मेदार अजीत है। आज मैं तुमको सारी सच्चाई बताती हूँ। एक रात अजीत जब घर आया तो उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। उसे खुद का भी होश नहीं था। मैंने जैसे तैसे करके अजीत को उसके कमरे में पहुँचाया और मैंने तुम्हारे ससुर जी को अजीत की हालत के बारे में बताया। वह बहुत गुस्सा कर रहे थे। हमारा एक ही बेटा था और वह भी हमारे हाथों से निकल गया था। गलत सोबत में पड़ गया था। सारे गलत काम अजीत के अंदर थे। अजीत की इन हरकतों ने तुम्हारे ससुर को अंदर तक तोड़ दिया था। वो अंदर से बिल्कुल खोखले हो गए थे। तुम्हारे ससुर ने और मैंने ना जाने कितनी उम्मीदें अजीत से लगा रखी थी, लेकिन अजीत ने उन सब पर पानी फेर दिया था। अजीत की इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे ससुर बीमार रहने लगे थे और दिल के मरीज गए। जब अजीत को मैंने कमरे में पहुंचा दिया था, उसके कुछ देर बाद मैं और तुम्हारे ससुर अजीत की खैर खबर लेने उसके कमरे में गए, लेकिन अंदर से आती आवाज़ों से हम दोनों दरवाजे पर रुक गए। वह किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कह रहा था कि आज तो एक लड़की के साथ मैं ऐश करके आया हूँ और उस लड़की को वहीं पड़ा छोड़ आया हूँ। आज तो मज़ा आ गया। कहते हुए अजीत बेशर्मी की तरह हंस रहा था। मेरा दिल धक से रह गया। पता नहीं आज की रात अजीत ने किस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिस प्लॉट का एड्रेस अजीत ने अपने दोस्त को बोला था, मैं और तुम्हारे ससुर उसी एड्रेस पर पहुंच गए जहां पर तुम मुझे खराब हालत में पड़ी मिली थी। और तुम्हें देखकर मेरे सिर पर एक और आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि तुम तो मेरी सहेली की बेटी थी। अपनी सहेली को मैं क्या मुंह दिखाती। मैंने ही उस रात तुम्हें उठाया था और तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आई थी। उस रात भी तुम्हारे ससुर की तबीयत खराब हो गई थी। वह सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि अजीत इस हद तक गिर सकता है। तुम्हारे ससुर को उस रात में हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर ने कहा कि जिस बात से इन्हें स्ट्रेस आता हो उस बात को इनसे दूर रखें। फिर मैंने सोचा कि अपने बेटे की गलती सुधारने मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने ससुर से पर्दा करना, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हारे ससुर तुम्हें देख लेंगे तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मेरी सास मुझे सच्चाई बता रही थी और मेरे ऊपर कयामत आकर गुजर गई थी। मुझ पर जुल्म करने वाला और कोई नहीं, मेरा पति अजीत था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा था वह किसी और का नहीं बल्कि अजीत का ही था।
मेरी सास ने अपने जानने में एक अच्छा काम किया था, लेकिन मैं कैसे अजीत को माफ़ कर देती। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। भले ही वह मेरा पति था, लेकिन किन हालातों में वह मेरा पति बना था। अब अजीत अपनी चकाचौंध की दुनिया में मग्न है। मैंने अजीत से क्या दूरी बनाई। अजीत ने भी लौटकर मेरी खबर नहीं ली और मुझे इस बात की कोई परवाह भी नहीं है। कुछ समय बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया और अब मेरे बेटा ही मेरा सब कुछ है। वह अपनी दादी की आंखों का तारा है, अपने दादा की जान है और मेरे दिल की ठंडक है। मेरी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने बेटे की ऐसी परवरिश करूं जिसमें उसे सिखा सकूं कि औरत की इज्जत करना चाहिए, ना कि उसे खिलौना समझना चाहिए। और भगवान ने चाहा तो मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा, अजीत की तरह जाहिल और बद किरदार नहीं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरी कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल आओ कहानी सुने को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और जल्दी ही मिलती हूँ एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।